हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? यदि किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाए, डी ऑर्बिटल्स में इंटर करे, तो उसे हम क्या कह देते हैं? तो डी ब्लॉक एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक की जो एलिमेंट है, उसमें जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है, इसीलिए उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो इन पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल क्या है। तो पीरियोडिक टेबल इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर सच दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी लार्ज इन सिंगल वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को सजाया गया है कैसे? तो परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में इस तरह से सजाया गया कि वैसे एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी है वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आ जाए, जिससे हम ग्रुप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है, मतलब 18 ग्रुप है। मतलब ये फर्स्ट वर्टिकल कॉलम, ये सेकंड वर्टिकल कॉलम मतलब सेकंड ग्रुप, ये थर्ड वर्टिकल कॉलम थर्ड ग्रुप, फोर्थ वर्टिकल कॉलम फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ वर्टिकल कॉलम फिफ्थ ग्रुप, सिक्स वर्टिकल कॉलम सिक्स ग्रुप, सेवंथ ग्रुप, 8 ग्रुप, 9 ग्रुप, 10th ग्रुप, 11th ग्रुप, 12th ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है। तो इसमें से ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल्स में, मतलब एस सबसेल में जाता है, इससे हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। और बेसिक ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तक के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल से, मतलब पी सबसेल में जाएगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? तो बी ब्लॉक एलिमेंट। जबकि ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक की एलिमेंट की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में, मतलब डी सबसेल में इंटर करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? तो डी ब्लॉक एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 टू 12, जिसमें से लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में इंटर करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ध्यान दें, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो लाई करता है एस एंड पी ब्लॉक के बीच में। ये आपकी एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। और बेसिक आपने पढ़ा है, वेरी बेसिक से बेसिक क्लास में आपको मैंने बताया था कि एस ब्लॉक के एलिमेंट में, एस ब्लॉक की जो एलिमेंट है उसके अंदर मेनली टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, मतलब इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो मेटालिक कैरेक्टर है। जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट में, जो पी ब्लॉक एलिमेंट के जो एटम्स के अंदर मेनली इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, मतलब ये नॉन मेटालिक है। तो ऑब्वियसली एस ब्लॉक वाली जो एलिमेंट है वो मेटालिक है और पी ब्लॉक वाली जो एलिमेंट है वो नॉन मेटालिक है, और इन दोनों के बीच में है। तो ऑब्वियसली डी ब्लॉक एलिमेंट लाई करता है एस एंड पी ब्लॉक के बीच में, और ये शो करता है प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन मतलब चेंजिंग। ये मेटल से नॉन मेटल में चेंज हो रहा है। डी ब्लॉक एलिमेंट एस एंड पी ब्लॉक के बीच में है, ऑब्वियसली डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के बीच में है, और ये प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन शो करा, मतलब प्रॉपर्टी में परिवर्तन शो करा, किधर से किधर? तो मेटल से नॉन मेटल, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो ऑब्वियसली ध्यान रखें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट विच शोज ट्रांजिशन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, सो डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट एस एंड पी के बीच में लाई कर रहा, डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी के बीच में लाई कर रहा, डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी के बीच में लाई कर रहा है। और ये शो क्या करा? तो एस ब्लॉक वाली एलिमेंट मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो ये मेटल से नॉन मेटल में परिवर्तन हो रहा, ट्रांजिशन हो रहा, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो ध्यान रखें, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 वाली जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में डी सबसेल में जाता है। चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट लाई करता है एस एंड पी ब्लॉक के बीच में, और ये शो करता है प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन, किधर से किधर? तो मेटल से नॉन मेटल, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ध्यान रखें, इन डी और ब्लॉक एलिमेंट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होती है इंटर करती है किस में? तो पेनल्टीमेट डी में। पेनल्टीमेट मतलब आउटर मोस्ट के जस्ट अंदर वाली जो सब ऑर्बिट होती है, सॉरी आउटर ऑर्बिट के जस्ट अंदर वाली जो ऑर्बिट होती है, आउटर मोस्ट सेल के जस्ट अंदर वाली जो सेल होती है उसे हम पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। तो ध्यान रखें, डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है, डी ऑर्बिटल्स में जाता है। तो किसके डी ऑर्बिटल्स में जाता है? तो पेनल्टीमेट के डी में जाता है, मतलब आउटर मोस्ट के, ऑब्वियसली आउटर मोस्ट के जस्ट अंदर वाले डी में जाता है। जैसे अगर आप मान लेते कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे आप मान लेते अपन
ये एस्कैडियम ले लीजिए, तो एस्कैडियम की एटॉमिक नंबर 21 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएंगी, तो ये आर्गन ऑब्वियसली क्या होगा, तो आर्गन 4s2 और ये 3d1, तो ये 3d1 मतलब ये आउटरमोस्ट वाले डी में नहीं जा रहा, मतलब किस में जा रहा है, ये आउटरमोस्ट के जस्ट अंदर वाले में जा रहा है। ये 4s2 3d1 आउटरमोस्ट में नहीं जा रहा बल्कि जस्ट अंदर वाले में जा रहा है। तो स्कैडियम के एटॉमिक नंबर 21 कॉन्फिगरेशन आर्गन 4s2 3d1, मतलब ये पेनल्टीमेट डी में जा रहा है, आउटरमोस्ट सेल के जस्ट अंदर वाले सेल वाले डी में जा रहा। उस तरह से अगर हम कहें टाइटेनियम 22 तो क्या आर्गन 4s2 3d2, वेनेडियम 22 आर्गन 4s2 3d3, क्रोमियम की एक्सेप्शन होती है आर्गन 4s1 3d5। तो ध्यान रखें इन डी ब्लॉक एलिमेंट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करती है वो किस में इंटर करती है, तो पेनल्टीमेट डी में। तो डी ऑर्बिटल एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू n-1 डी ऑर्बिटल्स, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होती है वो किस में इंटर करती है, तो पेनल्टीमेट डी के, मतलब आउटरमोस्ट सेल के जस्ट अंदर वाले सेल के डी में, आउटरमोस्ट सेल के जस्ट अंदर वाले सेल के डी में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये आउटरमोस्ट में जो होगा, आउटरमोस्ट जो ऑर्बिटल्स होगी उसमें इलेक्ट्रॉन 0 से 2, ऑब्वियसली 0 से 2, जैसे प्लैटिनम ले लेंगे तो उसमें प्लैटिनम अगर आप ले लेते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑब्वियसली NH0 हो जाती है और ये डी में बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो डी में चली जाती है। तो ऑब्वियसली पैलेडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो इसमें वहां पर 0 हो जाता। तो ऑब्वियसली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो ट्रांजिशन एलिमेंट की होती है n-1 D 0 से 10 और ns 0 से 2, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट का आपको मैंने बताया है। तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ध्यान रखेंगे क्या होता है, n-1 D में 0 से 10 और ns 0 से 2। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो 4 सीरीज में डिवाइडेड है, ऑब्वियसली 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। मतलब 3D सीरीज मतलब क्या हुई, तो यदि किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें और लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जाए, 3D ऑर्बिटल्स में जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो 3D सीरीज एलिमेंट। यदि किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें और लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबसेल में जाए, 4D ऑर्बिटल्स में जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो 4D सीरीज एलिमेंट कहेंगे। यदि किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें और लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, 5D सीरीज एलिमेंट कहेंगे। यदि किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे और लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D ऑर्बिटल में जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, तो 6D सीरीज कहेंगे। कहीं ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज, दैट इज 3D सीरीज एलिमेंट। 3D सीरीज एलिमेंट कहां से कहां होता है, तो स्कैडियम से जिंक। तो अगर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज, दैट इज 3D सीरीज एलिमेंट, दैट इज स्कैडियम टू जिंक। स्कैडियम से लेकर के जिंक तक, मतलब स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो स्कैडियम से जिंक का हम लोग क्या कहते हैं, 3D सीरीज एलिमेंट कहते हैं। उसी तरह से 4D सीरीज में कहां से कहां हो गया, तो ये आइट्रियम से लेकर के कैडियम तक, आइट्रियम से लेकर के कैडियम, मतलब आर्टियम, जिरकोनियम, नोबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्टेनियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लैटिनम, सिल्वर, कैडियम। तो ये क्या है, तो ये कहलाता है क्या, तो 4D सीरीज एलिमेंट। उसी तरह से 5D सीरीज में क्या हो गया, तो लैंथेनियम से लेकर के मरकरी तक। लेकिन इसमें ध्यान रखें ये इनर ट्रांजिशन आ जाता है, इसमें सीरियम से लेकर के लुथेशियम तक आपका क्या होता है, तो सीरियम से लेकर के लुथेशियम तक 4F सीरीज होता है, दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये करा कि 3D सीरीज एलिमेंट मतलब क्या हुआ, तो स्कैडियम से लेकर जिंक तक। 4D सीरीज मतलब क्या हुआ, तो याट्रियम से लेकर के कैडियम तक। 5D सीरीज क्या हो गया, तो ऑब्वियसली लैंथेनियम से लेकर के ऑब्वियसली मरकरी तक। लेकिन लैंथेनियम से मरकरी के बीच में लैंथेनियम के जस्ट बाद 4F सीरीज आ जाता है, तो उसको हटा करके 4F सीरीज को हटा करके, तो वही करा कि 5D सीरीज में क्या हो गया, तो लैंथेनियम से मरकरी, इसमें से आपको क्या करना होगा, तो सीरियम से लिथेनियम को हटा दीजिए। उस तरह से 5D सीरीज एलिमेंट ऑब्वियसली अभी इनकम्प्लीट है। प्रत्येक सीरीज के अंदर 10 एलिमेंट, ऑब्वियसली डी सबसेल में मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रॉन हो सकती है, तो 10 एलिमेंट हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो 5D सीरीज हो, चाहे 4D सीरीज हो या चाहे 3D सीरीज हो, समय मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 10। तो इसमें 10 एलिमेंट है, प्रत्येक में 10-10 एलिमेंट है। तो कर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज, दैट इज द 3D सीरीज एलिमेंट, स्कैडियम टू जिंक, 4D सीरीज दैट इज एट्रियम टू कैडियम, 5D सीरीज दैट इज लैंथेनियम से मरकरी। इसमें से सीरियम से लुथेशियम को हटा दीजिए। 5D सीरीज में इनकम्प्लीट है। प्रत्येक सीरीज में कितनी एलिमेंट होती है, तो 10 एलिमेंट्स होती है। ध्यान रखें
ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट में एक्चुअली क्या होती है, तो जो डी ऑर्बिटल्स होती है पार्शियली फिल होता है, पूरा भरा नहीं होता, पार्शियली फिल होता है। जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, जिंक का जैसे एटॉमिक नंबर होती है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो आर्गन, ये क्या होगा तो 3d10, ये 4s2। तो यहां पर डी क्या है तो कॉम्प्लीटली फिल है। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जिसमें डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल होता है। तो कह रहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होती तो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होती है, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या होता है तो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होता है, इसलिए इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, बट लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी आर मेंबर ऑफ डी सीरीज। लेकिन अगर आप जिंक, कैडमियम, मरकरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा तो डी सबसेल में जाएगा, डी ऑर्बिटल्स में जाएगा, इसलिए मेंबर है जिंक, कैडमियम, मरकरी मेंबर है किसकी तो डी सीरीज की। लेकिन इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें जो पेनल्टीमेट डी है वो कंप्लीटली फिल है। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट वह एलिमेंट है जिसमें डी ऑर्बिटल्स क्या होती तो पार्शियली फिल्ड होती है। तो ये कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होती तो डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल होती है, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी में, जिंक, कैडमियम, मरकरी में जो ऑटरमोस्ट मतलब पेनल्टीमेट डी जो होती है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। इस कारण से ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये मेंबर है किसकी तो डी सीरीज की। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है किस में तो डी सबसेल में, मतलब डी ऑर्बिटल्स में। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी का जो डी है, जिंक, कैडमियम, मरकरी का जो पेनल्टीमेट डी है वो कंप्लीटली फिल्ड है। इस कारण से इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, बट ये डी सीरीज का एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में फिल होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 को हम लोग क्या कहते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में, डी ऑर्बिटल्स में जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट लाई करता है एस एंड पी ब्लॉक के बीच में, और ये शो करता है प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन, किधर से किधर तो मेटल से नॉन मेटल, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान रखेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑटरमोस्ट में डी में नहीं जाता बल्कि n-1 डी ऑर्बिटल में जाता है, मतलब पेनल्टीमेट डी में जाता है। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है डी ट्रांजिशन एलिमेंट की, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो n-1 डी 0 से 10 होती है, और एस में 0 से 2, मतलब एस में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और डी में 0 से 10। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसे 4 सीरीज में डिवाइड किया गया, दैट इज 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। प्रत्येक सीरीज में कितना एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट, जिसमें से 3D सीरीज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, दैट इज कैडमियम टू जिंक, 4D सीरीज में याट्रियम टू कैडमियम, 5D सीरीज में लैंथेनियम से मरकरी, लेकिन इसमें से सीरियम से ल्यूथेशियम हटाना होगा। उसी तरह से जो 6D सीरीज जो है वो इनकम्प्लीट है, दैट इज 6D सीरीज क्या है तो इनकम्प्लीट, 6D सीरीज आर इनकम्प्लीट। ध्यान रखें जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उसमें डी पार्शियली फिल होता है, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी में जो डी ऑर्बिटल्स है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये मेंबर है किसकी तो डी सीरीज की। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है तो डी सबसेल में जाता है। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, ट्रांजिशन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। तो ट्रांजिशन एलिमेंट शोज टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट मोस्ट सुटेबल मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो शो करता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट शोज, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी, सच है जैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई
टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी मतलब वह प्रॉपर्टी जिसके कारण थिन वायर निकाला जा सकता है, मेटल की कैरेक्टर है। मैलेबिलिटी मतलब इसे हैमर करके थिन पत्थर बनाया जा सकता है। गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टिविटी शो करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ऑब्वियसली शोज लस्ट्रस प्रॉपर्टीज मतलब इसको पॉलिश कर करके चमकाया जा सकता, सो लस्ट्रस प्रॉपर्टी। इट इज तो ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट टिपिकल मेटल वाली प्रॉपर्टी है। नाउ सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। नाउ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे फर्स्ट वन इज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है एक से ज्यादा प्रकार का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज n-1d and ns orbitals have nearly same energy। ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मींस एक से ज्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अपन कहें सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होगी, एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +3 होगी। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक टाइप की नहीं होती है। जैसे आप कहें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, +3 भी होती है, +5 भी होती है, +7 भी होती है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, +3 भी होती है, +4 भी होती है, +6 भी होती है। तो जो ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, वह शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक से ज्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट। बिकॉज n-1d एंड ns जो आउटरमोस्ट s है और पेनल्टीमेट d की जो एनर्जी डिफरेंस होती है वेरी स्मॉल होती है। इसलिए ns इलेक्ट्रॉन के अलावा मतलब आउटरमोस्ट s के अलावा वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट लॉस्ट फ्रॉम n-1d ऑर्बिटल, जिसके कारण ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट सोच जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट सोच वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज n-1d and ns orbitals have nearly same energy, therefore in addition to ns electron, variable number of various electron also get lost from n-1d orbitals। शो करता
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके कारण क्या होती है, तो सोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके कारण वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो द ट्रांजिशन मेटल shows variable oxidation state because n-1d and ns orbitals have nearly same energy. n-1d और ns ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है नियरली सेम होती है। इस कारण से इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरिएबल नंबर ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो लॉस्ट, गिविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके कारण क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सामान्य तौर पर जनरली जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की वो +2 होती है। जैसे आप एस्केडियम ले लीजिए, एस्केडियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो 21। कॉन्फिगरेशन क्या होती है, कहेंगे जी आर्गन 3d1 4s2। तो यहां पर एस्केडियम्स के ऑटोम देखिए 3d मतलब n-1d और ns से n-1d है, तो n-1d और ns के बीच में जो एनर्जी की डिफरेंस होती है वेरी स्मॉल होती है, जिसके कारण इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली यहां से ऑटोमोस, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑटोमोस से, तो यहां पर क्या होगी, तो एस्केडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गई, तो ये क्या हो गया, तो ये आर्गन, ये कॉन्फिगरेशन होगी आर्गन 3d1, और यदि 1 मोर इलेक्ट्रॉन इससे लॉस हो जाए तो स्कैडियम +3, ये क्या हो जाएंगी, तो आर्गन दिस वन। तो यहां पर ns एंड n-d हैव नियरली सेम एनर्जी, देयरफॉर इन एडिशन टू ns वेरियस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो लॉस फ्रॉम n-1d, जिसके कारण क्या होती है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट shows variable oxidation state because n-1d and ns orbitals have nearly same energy. Therefore, in addition of ns electron, various number of electrons also get lost from n-1d. Shows variable oxidation state. तो सामान्य तौर पर जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की वो +2 होती है, कुछ एक को छोड़ के, जैसे क्रोमियम की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, सिल्वर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, कॉपर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, गोल्ड की मिनिमम ऑक्सीडेशन +1 होती है। तो कुछ जिसके ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है उसका +1 होता है। तो जनरली मतलब सामान्य तौर पर ऐसे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली समान तौर पर जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट की मिनिमम ट्रांजिशन एलिमेंट इज +2 एक्सेप्ट छोड़ करके, जैसे एक्सेप्ट क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी सोज मिनिमम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो समान तौर पर जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि जी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑफ क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ऑब्वियसली वेरी करेगा कहां से, तो वेरी फ्रॉम +1 टू +6। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है फ्रॉम +2 से ऑब्वियसली +7। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहले तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोर्ड में पूछता है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, बिकॉज इन ट्रांजिशन एलिमेंट n-1d एंड ns ऑर्बिटल हैव नियरली सेम एनर्जी। ये है कारण कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज n-1d and ns orbital have nearly same energy, therefore
इन एडिशन टू NS इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण NS मतलब ऑटोमोस्ट S के अलावा पेनल्टीमेंट D से भी वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस होती हैं, जिसके कारण जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट शो टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी, जैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, डक्टिलिटी शो करता है, मेलेबिलिटी शो करता है। डक्टिलिटी मतलब ऑब्वियसली ट्रांजिशन एलिमेंट के मेटल से आप थिन वायर निकाल सकते हैं। मेलेबिलिटी मतलब ऑब्वियसली इसे पीट करके बेहन पत्थर बना सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी शो करता है, मतलब विद्युत धारा का या उष्मा का सुचालक होता है। लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब इसको आप पॉलिश कर सकते हैं। तो ये सब टिपिकल मतलब मोस्ट सुटेबल मेटल की प्रॉपर्टी है। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज n-1d and NS orbital have nearly same energy. Therefore, in addition to NS electron, various electron also get lost from n-1d orbitals shows variable oxidation state. जनरली मतलब समान तौर पर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट की +2 होती है। कुछ एक को छोड़ जैसे क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इसलिए होती है क्योंकि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो आर्गन, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर लिखेंगे तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है आर्गन 3d5 एंड 4s1। तो बेसिक इसके ऑटोमोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है तो Cr+1। फिर ऑब्वियसली 3d5 से वेरियस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मतलब समान तौर पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती वो शो करता है कितना से कितना, तो +1 से लेकर के कितना तक, जनरली मिनिमम +2 होती है, लेकिन कुछ एक को अगर छोड़ दें तो जनरली +2 होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जैसे क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, इन सब की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ठीक है। नाउ सेकेंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड यूज होते हैं एज ए कैटलिस्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड को यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड शोज कैटालिटिक प्रॉपर्टी है कि यूज्ड एज ए कैटलिस्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। तो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते बोर्ड के अंदर कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड यूज होते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो वाई ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, उसके 2 रीजन हैं। पहला कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट के जो कंपाउंड हैं वह अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करता है। तो they form unstable intermediate compound due to their variable oxidation state. तो ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड यूज होते हैं कैटलिस्ट, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण वो फॉर्म करता है अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड, और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, प्रोवाइड करता है न्यू पाथ विथ लो ऑक्सीडेशन स्टेट। सो न्यू पाथ विथ लोअर ऑक्सीडेशन, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड शो करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड यूज होता है कैटलिस्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। पहला, दे फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड। जो ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड हैं वो फॉर्म करता है अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड, और वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड जो फॉर्म होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, इसे फटाफट रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट में जाता है। तो ये कह रहा है कि तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी का कारण क्या है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण जो ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड हैं वो फॉर्म करता अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड,
हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर है, जिसके कारण वो प्रोवाइड करता है, देता है, बनाता है एक नई पाथ जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो है। नाउ सेकेंड वन, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स और देयर कंपाउंड प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। जो ट्रांजिशन एलिमेंट के जो फाइनली डिवाइडेड मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर एब्जॉर्प्शन। तो रिएक्टेंट की जो मॉलिक्यूल है उसे अगर लार्ज सरफेस एरिया मिलेंगी तो ज्यादा मात्रा में सरफेसेस के ऊपर एब्जॉर्ब होंगी, जिसके कारण रिएक्शन की जो गति है वो तेज हो जाती है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड शो करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी, या कि ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड यूज होता है एज ए कैटलिस्ट। उसका कारण है पहला वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड फॉर्म करता है अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड जो प्रोवाइड करता है न्यू पाथ विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। और जो दूसरी कारण है कि फाइनली डिवाइडेड जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, मतलब ट्रांजिशन मेटल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर एब्जॉर्प्शन। तो रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल ज्यादा मात्रा में सरफेसेस के ऊपर एब्जॉर्ब्ड होंगी तो रिएक्शन की जो गति है वो ज्यादा फास्टर होती है। तीसरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उसके जो एटम्स होते हैं उसकी साइज ऑलमोस्ट सेम होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज। जो इस ट्रांजिशन एलिमेंट की एटम है उसमें बहुत ज्यादा एटम के साइज का अंतर नहीं होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज सो कैन म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट देयर पोजीशन इन क्रिस्टल लैटिस, जिसके कारण क्रिस्टल लैटिस में एटम एक एटम दूसरे एटम के पोजीशन को विस्थापित कर सकता है। मतलब एक एटम अगर हटा उसके जगह पर दूसरा एटम आ जाता और फॉर्म करता है एलॉयज, जिसके कारण फॉर्म हो जाती है एलॉयज। और ये एलॉयज हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। जैसे ब्रास एलॉयज है किसकी, तो कॉपर एंड टीन की। ब्रॉन्ज एलॉयज है किसकी, तो कॉपर, टीन एंड जिंक की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म करते हैं एलॉयज क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो एटॉमिक साइज होती है वो नियरली सेम होती है, जिसके कारण क्रिस्टल लैटिस में एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। मतलब एक एटम को अगर हटा तो उसके जगह पर लैटिस के अंदर 3D स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा एटम आ सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एलॉय ट्रांजिशन एलिमेंट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज सो कैन म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट देयर पोजीशन इन क्रिस्टल लैटिस एंड फॉर्म एलॉयज। और ये एलॉयज हार्ड होती हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे ब्रॉस है, ब्रॉन्ज है, एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट गेट अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो किसी भी सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह सब्सटेंस मैग्नेट फील्ड की तरफ आकर्षित होती है या मैग्नेट फील्ड से बिकली रिपेल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट। अगर कोई सब्सटेंस चुंबक की तरफ आकर्षित होती है, चुंबक से विकर्षित होती, उसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक पैरामैग्नेटिक, दूसरी डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वह सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट होता है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, तो अट्रैक्ट होता। पैरामैग्नेटिक क्या होगी, तो अट्रैक्टेड होगी। ये सब्सटेंस क्या होती है, तो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स मैग्नेट, अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सी सब्सटेंस अट्रैक्ट होती है, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो वैसे सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी वो आकर्षित होती है मैग्नेट की तरफ, मतलब चुंबक की तरफ या चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, उसे हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कौन सी होगी, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। वैसे सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वह पैरामैग्नेटिक होता है। वह सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वह पैरामैग्नेटिक होता है। और दूसरा है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या है, तो यदि कोई सब्सटेंस चुंबक से या चुंबकीय क्षेत्र से वीकली रिपेल हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो डायमैग्नेटिक। तो कौन सी डायमैग्नेटिक होती है, तो जिसके पास सारी की सारी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो।
तो पैरामैग्नेटिक कौन सा होता है, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और डायमैग्नेटिक कौन सा होता है, तो जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो। ऑलरेडी बेसिक क्लासेस में भी डिस्कस करे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेस से मैंने डिस्कस करा है। और बेसिक पैरामैग्नेटिज्म को मेजर करने का एक पैरामीटर है, दैट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट में मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की फॉर्मूला होती है √n × n+2 बोर मैग्नेटन्स, जहां पर n क्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हुई तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटन हो जाएंगी। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हुई तो मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोर मैग्नेटन हो जाएगी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हुई तो मैग्नेटिक मोमेंट 3.83 बोर मैग्नेटन होगी। या उल्टा करके भी कह सकते हैं कि यदि किसी की मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का वह गुण जिसके कारण वह सब्सटेंस चुंबक की तरफ या चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होता है या विकर्षित होता है, उसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। दो तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक पैरामैग्नेटिक, दूसरी डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक कौन सी होती है, तो जो आकर्षित होता है उसे हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। जो मैग्नेट से बिजली रिपेल होती है उसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। कौन से आकर्षित होती, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी पैरामैग्नेटिक, जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगी वो डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिज्म मेजर करने का पैरामीटर है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होती है √n × n+2 बोर मैग्नेटन। उस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने कलर भी आपको डिस्कस करा है कि कलर वह कंपाउंड, वह ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड जिसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वह शो करता है कलर। और कलर ऑफ कंपाउंड क्यों होती है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, मतलब डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली लाइट को, विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट कलर शो करता है। तो ऑब्वियसली ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो कलर शो करता है, और कलर ऑफ कंपाउंड होती है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो ये भी मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोगों को डिस्कस करा है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसेस आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन आप निकालिएगा तो कहां से निकालेंगे, तो आउटर मोस्ट से। तो ध्यान रखें जो ट्रांजिशन एलिमेंट में ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एनर्जी जो 5d सीरीज की होती है, 5d सीरीज एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वह हायर होती है किससे, तो 3d और 4d से। कि ऐसा क्यों, तो 5d सीरीज के अंदर में होता है 4f, और 4f की जो शिल्डिंग होती है, 4f की जो शिल्डिंग होती है, मतलब 4f शिल्डिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, तो इफेक्ट ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस बाय इनर से इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन। तो जो 4f की जो शिल्डिंग होती है, मतलब बाहर की ओर जो रिपल्शन होता है वो बहुत कम होता। तो ऑब्वियसली यदि आपकी 5d सीरीज की एलिमेंट है तो 5d सीरीज एलिमेंट में इनर में होता 4f। तो 4f का जो बाहर की ओर लगाने वाला रिपल्शन फोर्स होता, 4f में मौजूद इलेक्ट्रॉन द्वारा आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाहर की ओर जो रिपल्सिव फोर्स लगाया जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है या शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, तो इफेक्ट ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस बाय इनर से इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन। तो 5d सीरीज एलिमेंट के जस्ट अंदर में क्या है, तो 4f है, 4f इलेक्ट्रॉन है। और ये 4f इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग इफेक्ट होती है, शील्डिंग इफेक्ट मतलब इफेक्ट ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस बाय इनर से इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन। तो 5d सीरीज के जस्ट अंदर में 4f में इलेक्ट्रॉन होती है, और ये 4f का इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर बहुत कम रिपेल कर पाता है, जिसके कारण ऑब्वियसली यहां पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन होगी वो स्ट्रांग हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन क्या हो जाती, स्ट्रांग हो गया। कि क्यों स्ट्रांग हो गया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर रिपेल उतना नहीं कर पा रहा। तो अगर रिपेल नहीं कर पा रहा इसका मतलब न्यूक्लियस इसको ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा। तो अगर न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली खींचा तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो ये कह रहा है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है जनरली आप देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो 5d सीरीज एलिमेंट की हायर होती है किससे, तो 3d और 4d की। 3d की हायर क्यों नहीं हुई, क्योंकि 3d के अंदर में कोई f होता ही नहीं है।
ऑब्वियसली 4D के अंदर में कोई F होता ही नहीं, तो F कहां पर आता है, तो 5D से। तो 5D के जस्ट अंदर में 4F में इलेक्ट्रॉन होता, और ये 4F की जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी जो शील्डिंग इफेक्ट होती है, मतलब बाहर को लगने वाली रिपल्सिव फोर्स होती वो बहुत वीक होती है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाती है। इस कारण से 5D सीरीज एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होती है, किससे, तो दो जब 3D और 4D। यही कारण है कि जो एटॉमिक साइज होती है 5D सीरीज एटम की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है किसके, तो ऑब्वियसली 4D के। इसका कारण यही है कि जैसे बोलते हैं जिरकोनियम और हॉफियम की एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, जिरकोनियम और हॉफियम की एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम होती है। क्यों सेम होती है, तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F। 4F की जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑटो इलेक्ट्रॉन को बाहर को रिपेल ही नहीं कर पाता उतना, तो अगर रिपेल नहीं कर पाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली ऑटो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर खींच लेगा, जिसके कारण जिरकोनियम और हॉफियम की जो एटॉमिक साइज होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो एक क्वेश्चन पूछता है ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि जिरकोनियम और हॉफियम की एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। क्यों, क्योंकि 4F की जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो वेरी वीक होती है। ये कह रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट आर हायर देन दोज ऑफ 3D एंड 4D सीरीज में, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन ऑटो इलेक्ट्रॉन। ऐसा इसलिए होता क्योंकि यहां पर ऑटो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगता है। कि क्यों स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगता है, ड्यू टू वीकर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4F इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वेरी वीक होती है। ठीक है, नाउ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जिसमें फर्स्ट वन इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बाद, और इससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। ओबीसी बोर्ड में सीधे तो प्रिपरेशन ही पूछ लिया जाता है कि हाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट होल। उस तरह से पूछा जाता है कि हाउ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पैरोलोसाइट। तो ये सब पूछे जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ट्रांजिशन एलिमेंट की, पहली पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरी पोटेशियम परमैंगनेट। तो फर्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम क्रोमेट ओर। ये क्रोमेट ओर क्या है, तो ये मिक्स ऑक्साइड है। ये किसकी, तो फेरस ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की, FeO और Cr2O3 दोनों को मिलाकर आप लिख सकते हैं FeCr2O4, Fe 2Cr2 और 4O। तो क्रोमेट ओर मतलब FeCr2O4 कहें या FeOCr2O3 कहें। तो क्रोमेट ओर से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑब्टेन करने के लिए, पोटेशियम क्रोमेट ओर से पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्टेन करने के लिए 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। पहला स्टेप में फ्यूजन ऑफ क्रोमेट ओर विथ सोडियम कार्बोनेट इन एयर, मतलब जो क्रोमेट ओर है उसे सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करते हैं इन एयर। तो एयर में जब हीट करेंगे तो क्या होगा, तो एयर में जब हीट करेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएंगी। एयर में अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगी, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जो फेरस ऑक्साइड है, Fe के यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो जो फेरस ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा किस में, तो फेरिक ऑक्साइड में। यहाँ पर +2 जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 में चल गई। और जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा क्रोमेट में। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गई। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, वो ऑक्सीडाइज होकर के +6 में चला गया। तो बेसिक जब हम क्रोमेट ओर को हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ इन एयर, तो क्या होती है, तो जो फेरस ऑक्साइड है ऑक्सीडाइज कर गया फेरिक में, जो ऑब्वियसली क्रोमियम ऑक्साइड है ऑक्सीडाइज कर गया क्रोमेट में, और ऑब्वियसली जो सोडियम कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड में निकल गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया। तो जब हम क्रोमेट ओर को हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ इन एयर, तो जो FeO है Fe2O3 में ऑक्सीडाइज कर गया, और जो Cr2O3 है वो सोडियम क्रोमेट में ऑक्सीडाइज कर गया। सेकेंड स्टेप, जो दूसरी स्टेप होती है, जो ये सोडियम क्रोमेट जो फॉर्म हुई है, ये जो क्रोमेट और फॉर्म हुई है, अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो दूसरा स्टेप होता है जो फिल्टर्ड सोडियम क्रोमेट है जो येलो इन कलर होती है, जो फिल्टर्ड सोडियम क्रोमेट जिसकी कलर येलो होती है, मतलब ये सोडियम क्रोमेट को यहाँ से फिल्टर करिए, अलग कर लीजिए।
यहाँ पर सोडियम क्रोमेट को क्या करिए, अलग कर लीजिए और इसे ट्रीट करा दिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जब हम सोडियम क्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मतलब एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं तो जो सोडियम क्रोमेट है एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है, तो सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज कर जाता है। ध्यान रखें, जो क्रोमेट होता है, याद रखिए, क्रोमेट एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है, तो डाइक्रोमेट में चेंज कर जाता है। डाइक्रोमेट मतलब यहाँ पर सिंपल एक क्रोमेट था, यहाँ पर दो क्रोमेट, मतलब यहाँ एक क्रोमेट आपस में एसोसिएट कर करके ये डाइक्रोमेट बना दिया। तो बेसिक एसिड के प्रेजेंस में जो सोडियम क्रोमेट होता है वो चेंज कर जाता है सोडियम डाइक्रोमेट में, प्लस ऑब्वियसली Na2SO4 प्लस H2। तो जो यहाँ पर ये ऑरेंज कलर की जो सोडियम क्रोमेट थी उसे हमने डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करा दिया, एसिड के साथ जिससे हमने ट्रीट करा दिया तो ये क्या हुई, तो ये सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज कर गया, प्लस Na2SO4 प्लस H2। अब जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है वो मोर सोलुबल होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट से, या कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होती है वो लेस सोलुबल होती है सोडियम डाइक्रोमेट से। तो अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, तो सोडियम डाइक्रोमेट को ट्रीट करा देते हैं KCl के साथ। तो K2Cr2 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विथ KCl बिकॉज K2Cr2 इज लेस सोल्यूबल देन सोडियम डाइक्रोमेट। मतलब एक सोल्यूशन जिसके अंदर सोडियम डाइक्रोमेट है उसमें अगर पोटेशियम क्लोराइड आप डाल दीजिए, एक सोल्यूशन जिसके अंदर पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट उसमें पोटेशियम क्लोराइड डाल दीजिए तो क्या होता है, तो ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है, जो ज़्यादा सोल्यूबल है वो KCl से रिएक्शन कर करके ऑब्वियसली पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि लेस सोल्यूबल में चेंज कर जाता प्लस NaCl। और ये जो पोटेशियम कूलिंग कर दीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइन कर जाएगा ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में फर्स्ट वन इज दैट पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर किया जाता फ्रॉम क्रोमेटोर मतलब FeCr2O4 मतलब FeCr2O3। पहला स्टेप में ऑब्वियसली जो क्रोमेट ओर होते हैं उसे हम हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ इन एयर। तो हीटिंग इन एयर में क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन हो जाती है Fe2O3 में। जो Cr2O3 है वो क्रोमेट में सोडियम क्रोमेट में प्लस CO2, और जो सोडियम क्रोमेट जो येलो इन कलर होती है उसे फिल्टर्ड करके एसिड के साथ ट्रीट कर देते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट में। अब ये सोडियम डाइक्रोमेट चूंकि ज़्यादा सोल्यूबल होता है इसमें अगर हम KCl को डाल देते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के रूप में फिल्टर्ड हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसकी कलर ऑरेंज होती है। तो ध्यान रखें K2Cr2O7 ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ध्यान दीजिए इन अल्कलाइन सोल्यूशन ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट में। मतलब ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है अगर इसे आप बेस के साथ ट्रीट करा दीजिए तो फिर से ये क्या होगा, तो ब्रेकअप कर जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, क्रोमेट में जो येलो कलर है। तो जो ऑरेंज कलर है येलो कलर में चेंज कर जाएगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब जो डाइक्रोमेट है वो अल्कलाइन सोल्यूशन में, ध्यान रखिएगा, डाइक्रोमेट जो होता अल्कलाइन सोल्यूशन में क्या होता तो क्रोमेट में चेंज कर जाता, और उल्टा अगर क्रोमेट को फिर में एसिड डाल दीजिए तो फिर ये क्या होगा, तो ये डाइक्रोमेट में चेंज कर जाता। तो ध्यान रखेंगे अल्कलाइन सोल्यूशन में जो डाइक्रोमेट होता है वो क्रोमेट में चेंज कर जाता है, और एसिडिक सोल्यूशन में जो क्रोमेट होता है वो फिर से डाइक्रोमेट में चेंज कर जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट ऑब्वियसली इसमें दो क्रोमेट है जो टेट्राहेड्रली है, एक दूसरे से बॉन्डेड है। अब जरा देखिए इसमें दो है, ये एटम ही ये डायरेक्टली अटैच है, ये यहाँ पर इस एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज है, और ये डायरेक्टली अटैच है किससे, तो एक ऐसी एटम जिसके पास पाई बॉन्ड है। तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये कंजुगेट करके मतलब डिलोकलाइज होकर के क्या होगा, तो कभी निगेटिव चार्ज यहाँ है, किसी भी स्ट्रक्चर में यहाँ पर हो जाएगा, किसी स्ट्रक्चर में यहाँ पर हो जाएगा। इसके कारण ये कार्बन क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, ये क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, ये क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होंगी, तो सेम रहेंगी। ये जो क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है वो क्या होंगी, तो सेम रहेंगी। मतलब आप कह सकते हैं कि एक्चुअली में इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ये आपका इसका जो एक्चुअली में स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ये क्रोमियम है, ये ऑक्सीजन है, ये क्रोमियम है, ये ऑक्सीजन 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 है। ऑब्वियसली कभी निगेटिव चार्ज यहाँ रहेगी, कभी निगेटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण निगेटिव चार्ज यहाँ रहेगी, कभी यहाँ रहेंगी, उसी तरह से यहाँ पर होगा, कभी यहाँ रहेंगी, कभी यहाँ रहेंगी, कभी यहाँ पर। और डबल बॉन्ड की कैरेक्टर कभी यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, उस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। मतलब इसमें दो तरह का क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है। एक क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, ये जो क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी, तो 163 पिकोमीटर होती है। ये क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी, तो 163 पिकोमीटर। एक याद नहीं करना कि 163 पिकोमीटर होती है,
इसकी उसी तरह से इस क्रोमियम ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी तो 163 पिकोमीटर, इस क्रोमियम ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी तो 163 पिकोमीटर, इस क्रोमियम ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी तो 163 पिकोमीटर, इस क्रोमियम ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी तो 163 पिकोमीटर, जबकि इस क्रोमियम ऑक्सीजन की जो बॉन्ड होगी वो अलग होगी। अब यहां देखिए, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण इस क्रोमियम ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो शॉर्ट हो जाएंगी, जबकि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आया है, इस कारण से इस क्रोमियम ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आई, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाने से मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्रोमियम ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो गई है, जबकि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, इससे इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी तो लार्जर होगी, ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटाइन, क्रोमेटाइन मतलब CrO4-2। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है। क्रोमेटाइन क्या है तो कंजुगेटेड सिस्टम है। एक एटम जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली अटैच है एक ऐसे एटम से जिसके पास पाई बॉन्ड है, एक कंजुगेटेड सिस्टम है। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आई, या कि ये बेटर है कि यदि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आए तो ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर चली गई, तो ये स्ट्रक्चर आपको मिल गया। उसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आई, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर आई तो ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आई तो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड यहां पर बनाएगा, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आ जाएंगे। उसी तरह से यहां पर आया, उस तरह से अगर सपोज मतलब ये स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ये वाली स्ट्रक्चर हो जाएंगे ये। उसी तरह से अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया, यदि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएंगे। मतलब ये कंजुगेटेड सिस्टम है, सिंपल कहिए। यहां पर क्या हो रहा, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जा रहा, तो ये लोन पेयर में चला गया, ये बॉन्ड पेयर में जाएगा, ये बॉन्ड पेयर में यहां की इलेक्ट्रॉन जाएगी तो ये लोन पेयर में आ जाएगा, ये बॉन्ड पेयर में गई तो ये लोन पेयर में आ गया। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डिफरेंट कंजुगेट पोजीशन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और ये जो डबल बॉन्ड है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्वली, इस बॉन्ड पर, इस बॉन्ड पर, इस बॉन्ड पर, इस बॉन्ड पर। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये जो डबल बॉन्ड है वो हर जगह क्या होंगी तो बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज दो है वो हर जगह बराबर रूप से वितरित हो जाएगा, जिसके कारण इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सेम होगी। तो ध्यान रखेंगे, क्रोमेटाइन में क्रोमियम ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है सबकी सेम होती है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ना केमिकल प्रॉपर्टीज, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस कारण से आपने पढ़ा कि एक ऐसी कंपाउंड जिसमें कोई एटम अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्रोमियम जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, किस में तो आयोडीन में, और खुद रिड्यूस हो जा रहा है किस में तो Cr+3 में। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थे, तो ये +6 से खुद रिड्यूस हो गया +3 में, और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया आयोडीन में। उसी तरह से यहाँ पर क्रोमियम आप देख सकते हैं -2 है, 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो 7 की -14, और ये होगी +12, तो दो क्रोमियम के ऊपर +12, तो एक क्रोमियम के ऊपर +6। तो ये जो डाइक्रोमेट है वो क्या कर दे रहा है, तो आप ध्यान रखें, डाइक्रोमेट है वो खुद तो रिड्यूस हो रहा है क्रोमियम आयन। डाइक्रोमेट को अगर आप किसी के साथ रिएक्शन करा रहे एसिडिक मीडियम में तो खुद रिड्यूस हो जा रहा है किस में तो Cr+3 में, और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है आयोडीन में। ऑब्वियसली ये सल्फाइड है, सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है सल्फर में, वो फेरस इसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है फेरिक में। ऑब्वियसली C2O4 है, यहाँ पर C2O4 -2, 1 ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो 4 के ऊपर -4, 4 के ऊपर माइनस है, तो कुल मिलाकर -2 लाने के लिए यहाँ पर +6 होगी। तो यहाँ 2 कार्बन के ऊपर +6 है, जबकि यहाँ पर एक कार्बन के ऊपर
+4 है तो 2 कार्बन के ऊपर +8 हो गई। तो ये डाइक्रोमेट क्या करा, तो खुद तो रिड्यूस हो जा रहा Cr+3 में, लेकिन ऑब्वियसली सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज करा, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करा, कार्बन जो यहाँ पर 2 कार्बन के ऊपर +6 है तो यहाँ 2 कार्बन के ऊपर +8 हो गया, स्टेनस को स्टैनिक में ऑक्सीडाइज कर दे रहा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिक मीडियम में ये खुद रिड्यूस हो जाता है Cr+3 में, लेकिन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है आयोडीन में, सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है सल्फर में, फेरस को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है फेरिक में, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है ऑब्वियसली CO2 में, स्टेनस को स्टैनिक में। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑब्वियसली ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है, अगर इसे आप स्ट्रांगली हिट करेंगे तो ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हिट कर दे तो ये पोटेशियम क्रोमेट क्रोमियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करा देते हैं तो ये ऑब्वियसली क्रोमियम पेरोक्साइड दे देता है, जिसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। Cr है डबल बॉन्ड O, ये ऑब्वियसली ऑक्सीजन कार्बन क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर पेरोक्सी बॉन्ड है, मतलब दो यहाँ पर पेरोक्सी बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। तो अगर हम डाइक्रोमेट को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करा देते हैं तो ये क्या देता है, तो CrO5 दे देता है, ध्यान रखेंगे। तो ये होगी डाइक्रोमेट। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज पोटेशियम परमैंगनेट। नाउ पोटेशियम परमैंगनेट इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेरिलोसाइट ओर। ये प्रिपेयर किया जाता है पेरिलोसाइट ओर से, ध्यान रखें बोर्ड में आता है। पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन किससे करी जाती है, तो पेरिलोसाइट ओर। पेरिलोसाइट ओर मीन्स MnO2। इन्वॉल्व होता है 2 स्टेप्स। फर्स्ट वन, हीटिंग ऑफ पेरिलोसाइट ओर विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड QH इन एयर। तो जब पेरिलोसाइट ओर मतलब MnO2 को हिट करते QH के साथ इन एयर, जब हम पेरिलोसाइट ओर को हिट करते QH के साथ इन एयर तो ये ऑक्सीडाइज, एयर में जब भी हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन हो जाती। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है K2MnO4 + H2O में। ये ऑक्सीडाइज करेगा किस में, तो K2MnO4 में, और ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई किस में, तो H2O में। तो जब हम पेरिलोसाइट मतलब MnO2 को हिट करते QH के साथ इन एयर तो ये MnO2 ऑक्सीडाइज कर गया किस में, तो K2MnO4 + H2O में। MnO2 को जब हिट करे QH में के साथ इन एयर तो MnO2 ऑक्सीडाइज कर गया K2MnO4 + H2O, मतलब ये Mn यहाँ मैनेज की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली +4 थी, जबकि यहाँ पर मैनेज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो ये +6। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, यहाँ पर कितनी होगी, तो -2, मतलब ऑक्सीजन की रिडक्शन हो गई, मैनेज की ऑक्सीडेशन। ऑब्वियसली अब ये जो K2MnO4 है, ये जो K2MnO4 है एसिडिक सोल्यूशन में ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेट मीन्स डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होती है, तो एक ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट की एटम की ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो। जैसे यहाँ पर K2MnO4 में 2 पोटेशियम के ऊपर +2 -8, ये कितनी होगी, तो +6। यहाँ पर मैनेज की ऑक्सीडेशन स्टेट ये डिस्प्रोपोर्शनेट करके किस में चेंज कर गया, तो KMnO4 में और MnO2 में। मतलब यहाँ पर मैनेज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ी भी है और घटी भी है। तो जब मैनेज की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी मतलब जो ऑक्सीडेशन हुआ तो ये चेंज कर गया किस में, तो KMnO4 में। तो ध्यान रखेंगे जो K2MnO4 है एसिडिक सोल्यूशन में क्या होती है, तो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाती है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन भी हो जाती है और रिडक्शन भी हो जाता है। तो एसिडिक सोल्यूशन में जो K2MnO4 है वो चेंज कर गया किस में, तो KMnO4 + MnO2 + H2O, मतलब यहाँ पर मैनेज की ऑक्सीडेशन भी हो गई और रिडक्शन भी होगी, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गई। तो K2MnO4 की क्या होगी, तो एसिडिक सोल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गई, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। तो जब ऑक्सीडेशन हुई तो ये क्या दिया, KMnO4 जिसकी कलर डार्क पर्पल होती है, मतलब बैंगनी टाइप की होती है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पेरिलोसाइट, पहला स्टेप में पेरिलोसाइट और को हिट करते QH के साथ इन एयर तो देता है K2MnO4, और K2MnO4 को एसिड के साथ ट्रीट करा देते, मतलब एसिडिक सोल्यूशन में ये डिस्प्रोपोर्शनेट करके KMnO4 देता है। ऑब्वियसली इसकी जो कलर है वो डार्क पर्पल होती है। ये वेरी सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ये पानी के अंदर बहुत ज़्यादा घुलनशील होता। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ परमानेंट आयन, ऑब्वियसली KMnO4 को अगर पानी में डाल देंगे तो K+ अलग, MnO4- अलग। तो MnO4- को हम लोग क्या कहेंगे, तो परमानेंट आयन। तो परमानेंट आयन की जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से है, ये टेट्राहेड्रल टाइप की होती है।
अब जरा देखिए यहाँ पर इस एटम के पास नेगेटिव चार्ज है और ये डायरेक्टली अटैच है एक ऐसे एटम जिसके पास पाई बॉन्ड है, तो ये नेगेटिव चार्ज कभी यहाँ पर है तो ऑब्वियसली रेजोनेंस कर करके ये रेजोनेंस करके क्या होगा, तो कभी यहाँ पर हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाया तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगी, या डबल बॉन्ड यहाँ बनाया तो पाई बॉन्ड, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो हर कंजुगेट पोजीशन पर क्या होगी, इक्वली बढ़ जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज हर कंजुगेट पोजीशन पर इक्वली बढ़ जाएगी, और जो डबल बॉन्ड है वो पार्सल यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा। मतलब 1/4 माइनस में जो मैनेज और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ तो सब में सेम रहेगी, मतलब जितनी बॉन्ड लेंथ इसकी रहेगी उतना ही इसकी रहेंगी, उसका इतना ही इसकी रहेंगे, उसका इतना ही इतनी इसकी रहेंगी। तो ये प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट हो गए। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, आपने पढ़ा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्वियसली ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट ये ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है। अगर इसे आप हीट करेंगे तो ये क्या होगा, तो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है और लिबरेट करता ऑक्सीजन। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हीट करते हैं तो ऑक्सीजन मिलती थी, उसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट को जब हीट करते हैं तो ये क्या मिलता रहता है, ऑक्सीजन, मतलब K2SO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट करके ऑक्सीजन देता है। ऑब्वियसली पोटेशियम परमैंगनेट में मैनेज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, मतलब अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस कारण से एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को यदि किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडाइज कर जाएगा। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम आयन को हटा दिए क्योंकि जस्ट स्पेक्टेटर आयन है, उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो होगी नहीं। तो यहाँ पर अगर परमैंगनेट आयन मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम ट्रीट कराते हैं ऑब्वियसली फेरस के साथ, तो ये क्या करेगा, तो ये तो खुद रिड्यूस हो जाए। ध्यान दीजिएगा, एसिडिक मीडियम में जो Mn+7 होता है Mn+2 में चेंज कर जाता है। एसिडिक मीडियम में Mn+7 चेंज कर जाता है Mn+2 में। पोटेशियम आपको मैंने बताया था इक्विवेलेंट वेट में कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज कर जाता है, Mn+2 में। तो ये एसिड के प्रेजेंस में क्या हो रहा, तो Mn+7 चेंज कर जा रहा है Mn+2 में, Mn+7 चेंज कर जा रहा है Mn+2 में, Mn+7 चेंज कर रहा है Mn+2 में, Mn+7 चेंज कर जा रहा है Mn+2 में, Mn+7 चेंज कर जा रहा है किसमें, तो Mn+2 में, और तो ये खुद रिड्यूस हो जा रहा है। तो एसिडिक मीडियम में अगर पोटेशियम परमैंगनेट को किसी के साथ ट्रीट कराएंगे तो खुद रिड्यूस हो जाता है Mn+2 में, और अगर फेरस है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा फेरिक में, आयोडाइड है तो ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में, ऑक्जेलेट है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में, सल्फाइड है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फर में। ये सल्फाइड है, सो 3 के ऊपर -2, 1 ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो 3 के ऊपर -6, ये कितनी तो +4, ये आपकी सल्फेट होगी, मतलब यहाँ पर -2, ऑब्वियसली 1 ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो 4 के ऊपर -8, और ये कितनी होगी, तो ये +6। तो यहाँ पर सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होगी सल्फेट में। तो ध्यान रखें एसिडिक मीडियम में जो पोटेशियम परमैंगनेट मतलब परमैंगनेट आयन है वो रिड्यूस कर जाती है Mn+2 में, और अगर फेरस है तो उसको फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देगा, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्जेलेट को CO2 में ऑक्सीडाइज कर दे रहा, सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर दे रहा, सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर दे रहा। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट हो गई। तो ऐसे कोई ज़्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट से पूछता नहीं है बोर्ड में, पर्टिकुलरली या इंट्रेंस में भी कोई खास ज़्यादा पूछता नहीं है। जितना पूछता हूँ मैंने आपको बेसिक्स ब्रीफ में बता दिया है, इससे ज़्यादा आपको ट्रांजिशन एलिमेंट में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट में इतना ही अपन करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा आता ही नहीं है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ओके, बाय।